बचपन से ही पैर में तकलीफ थी। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। पढ़ाई में होशियार थे। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर पिता के लिए यूपीएससी की परीक्षा भी पास की। उसके बाद बैडमिंटन खेलना भी शुरू किया। जी तोड़ मेहनत की और आखिरकार दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने और लगातार 2 बार ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीते। आइए मिलते हैं इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, बैडमिंटन पैरालंपिक मेडलिस्ट LY सुहास से, जिनकी हर बात एक लाइफ लेसन है, जीवन जीने का सबक है। नमस्कार सुहास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद रिचा में। थैंक यू रिचा जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो बहुत बड़ी बधाई भाई, पूरे देश का आपने सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आपके पर्सनल इमोशंस ऑन विनिंग द सिल्वर मेडल? यू फील एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुशी होती है। एंड देर आर सम मोमेंट्स इन लाइफ, अगर मैं ये बताऊं कि बचपन से लेके आज तक अगर 10 इमोशंस ऐसे मैं अगर गिनाऊं जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो टोक्यो का जब सिल्वर मेडल पोडियम में जब मिला था और जब पेरिस में जब मिला, सो दिस वुड कम इन दोस मोमेंट्स कि जब पहली बार जब मुझे याद है कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जब IAS सेलेक्ट हुए, या मैं पहले जब मेरी वाइफ को देखा, या दे आर ऑल सच मोमेंट्स दैट यू वुड रिमेंबर फॉर लाइफ। हिस्टोरिक है एंड ये गूस बम्स मोमेंट होती है। यू स्टैंड देयर एंड तिरंगा ऊपर जा रहा है एंड यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि इनफैक्ट ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लिए सेलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सेलेक्ट होने के बाद इस बार तो हर मैच नॉकआउट मैच था, इतनी प्रेशर थी, एंड देन टू एक्चुअली विन अ मेडल यू फील हम्बल्ड, क्योंकि ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि ये सब होगा, इतना सब अचीव करेंगे। एंड अभी जब पलट के ज़िंदगी को देखते हैं तो जैसे आपकी शो का नाम ही ज़िंदगी विद तो जब पलट के देखते हैं ज़िंदगी को, लगता है कि ये ज़िंदगी तुमने जब जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा दिया है। आई थिंक आई फील एक्सट्रीमली हम्बल्ड। बट ऑल ऑफ अस नो कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, उस पर तो हम आएंगे। बट द काइंड ऑफ अचीवर यू आर कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी किया, ये आपका दूसरा पैरालंपिक था ना, टोक्यो के बाद पेरिस। एक होता है सिल्वर की खुशी और एक कहीं वो गोल्ड की कमी वाला थॉट भी चल रहा था कि मन में कि काश इस बार सिल्वर को गोल्ड में चेंज कर लेता। इनफैक्ट जब सिल्वर जब भी मिलती है ना, आपको दुख ही होता है कि जो जनरल सेइंग है ना कि यस कि ब्रॉन्ज वाले बहुत खुश होते हैं, गोल्ड वाले बहुत खुश होते हैं कि बट सिल्वर वाले दुख उनको इस बात का रहता है कि गोल्ड मिस हो गया। कि जिस दिन मेडल सेरेमनी भी हो रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। इनफैक्ट सिल्वर की वैल्यू, असली वैल्यू मुझे तब पता चला जब पेरिस से मेडल सेरेमनी हो गई, हम ओलंपिक विलेज से जब बाहर निकले, जब एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ थे, इंडिया के भी थे, बहुत बाकी खिलाड़ी भी जब लौट रहे थे तो इतने खिलाड़ी बिना मेडल के लौट रहे थे। तो एंड द काइंड ऑफ डिप्रेशन दे वर इन, द काइंड ऑफ फीलिंग्स दे वर इन, एंड मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैव अ मेडल। कुछ ही लोगों को मिलता है, 3 ही तो मेडल मिलता है कि और कितने हजारों लोग तो पहले तैयारी करते हैं अपने देश में। यस, तो देन जब उन लोगों वो लोग कई खिलाड़ी बताने लगे कि भैया देखो हमने टोक्यो में भी वहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। देन मुझे लगा कि ये ईश्वर, मैं तो इस बात के लिए गमी मना रहा हूँ कि मुझे सिल्वर मिली है और यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि किसी तरह कोई मेडल मिल जाए। तो आई थिंक ये मेरी माताजी एक कहावत बोलती थी, ऊपरी ऊपरी पश्चात सर्व एव गरिष्यति। उसका मतलब है कि आप ना जब ऊपर देखेंगे कि हमेशा आपसे ज़्यादा कोई ना कोई रहेगा ही, कि ज़िंदगी तो ये तो अनंत है। So then now I feel contented and I feel grateful, I feel humbled, and इस बात के लिए भी कि whether it is UPSC or whether it is even Olympics, Paralympics में बहुत सारे equally और more deserving लोग होते हैं कि उनको परिस्थिति ऐसे रहती है कि somehow they are not able to be successful। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिएगा कि उसमें all successful people should be humble, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा डिजर्विंग लोग होंगे, उनसे ज़्यादा मेहनत किए होंगे, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बट somehow they would not have been as successful. So I think destiny has been very kind. I was about to say that. So do you believe in destiny?
वेरी मच कि इसलिए कि हम बचपन में तो कभी सोचते ही नहीं थे कि हम NIT सूरत कल से कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनेंगे। याद है मुझे 12th में बस सपना था कि अच्छी कॉलेज में सीट मिल जाए। हर जो बच्चा लिखता हो 10th में तो ये रहता है बोर्ड में अच्छी मिल जाए, 12th में तो यही सपना होता है। फिर 12th के बाद ये होता है कि अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। एंड उसके बाद जैसे मेरी ज़िंदगी में कि मुझे लगता था कि वैक्यूम है, UPSC मुझे लिखना है, कि हम सॉफ्टवेयर के साथ साथ तैयारी किए। बट देन एट दैट टाइम लगता है कि किसी तरह आपको कोई भी सर्विस मिल जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ एंड देन टू पैरालंपिक्स में भी इसी, अगर मैं बताऊं कि जो जर्नी, आई वाज रैंक्ड नंबर 39 बिफोर आई स्टार्टेड, बिफोर क्वालिफिकेशन। ऑलमोस्ट सब लोग जनरली जो हमारे टीममेट्स मान चुके थे कि मेरी क्वालिफिकेशन नहीं होगा पेरिस के लिए। मैं नोएडा में था तो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रैंकिंग बहुत डाउन हो गई थी। देन आई वेंट इनटू हांगझाओ में, चाइना में, जब एशियन पैरा गेम्स हुई थी तो आई हैड टू डू वेल एंड वहाँ भी ड्रॉ मुझे बहुत टफ मिली थी। देयर ईश्वर ने मुझे गोल्ड मेडल दिया एंड देन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आई वर्ल्ड नंबर 1 आई बिकेम। एंड आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी। अगर उसमें, अगर एशियन गेम्स में अगर मुझे वो गोल्ड मेडल नहीं मिलता, शायद मेरी क्वालिफिकेशन नहीं होती। So it's 39 से to become number 1 in the matter of 1 year and from there to win. So somewhere परिस्थितियाँ ऐसे बनती गई कि God was kind enough. ये डेस्टिनी ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, those who have tried equally or those who have tried more harder somehow have not been able to get results. So I am extremely thankful to destiny. क्या बात है। चलिए आपके बचपन में चले, अभी आपने माँ का जिक्र किया। कुछ चीज़ें तो सबको पता है कि ठीक है कर्नाटका में और आप शिमोगा, और आई थिंक 5th या 6th तक सिर्फ कन्नड़ मीडियम में आपने पढ़ा। बट कैसी बचपन कैसा था, परिवार कैसा था, फाइनेंशियली आपके परिवार की स्थिति कैसी थी, थोड़ा बताइए। बहुत मिडिल क्लास परिवार से थे। जैसे मिडिल क्लास परिवार, जब हम 80s या 90s में जब आप बढ़ते हैं, सो देन यू आर, जब बचपन में वो टाइम याद है जब टीवी में रामायण और महाभारत देखते थे। एंड आई थिंक वी वर द जनरेशन विच लैच्ड ऑन टू इंटरनेट की एक तरह से, कि पहले जनरेशन। एंड देन हमारे जनरेशन में बचपन में ना स्पोर्ट्स वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि जनरली शाम को लोग बाहर खेल रहे हैं, कि जैसे आज की तारीख में कोई कंप्यूटर गेम खेलता है तो दैट हैज बिकम मोर और लेस अ नॉर्म। सो हमारे टाइम में जनरली हम लोग खेलते थे 1 घंटे 2 घंटे खेल लिया, छुट्टी के दिन खेल लिया। सो आई थिंक वेरी मिडिल क्लास काइंड ऑफ वैल्यूज। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मिडिल क्लास वैल्यू ना कहीं जिंदगी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को बहुत अच्छे से सिखाती है, कि जब 12th आ गई, परिवार में ये रहता है किसी तरह तुम्हें, यू हैव टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो 2 तरीके की लाइफ को देखने की नज़रिया है। इनफैक्ट ये जनरल, अगर आप आज की तारीख में पेरेंट्स को ही देखें, इवन बच्चों को देखें, तो एक तो वो टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है जो ये कहे कि बच्चों को बिल्कुल प्रेशर ना डालो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। बट तब उस समय प्रेशर होता था, उस समय प्रेशर होता था। और हम आज की तारीख में हमेशा ये मानते हैं कि वी नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस, कि भाई बच्चों को ये मिडिल क्लास वैल्यूज होनी चाहिए। दे शुड नो, दे शुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट। और ये बात सही है, मैं मानता हूँ कि अनड्यू प्रेशर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और ये स्पोर्ट्स में लागू है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लागू है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में तक कहा था कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आई थिंक अगर रिजल्ट की प्रेशर अगर हम हटा दें, सो बाकी तो वो जो जैसे कहते हैं ना, ग्राइंडिंग थ्रू द मिडिल क्लास वैल्यूज, दैट इज गुड फॉर, दैट हेल्प्स इन लाइफ इन जनरल। तो जब कन्नड़ मीडियम में पढ़ रहे थे और उससे फिर इंग्लिश मीडियम में शायद स्विच करना था, जो कि आसान नहीं था, कुछ स्कूलों ने एडमिशन देने से मना किया। क्या है कि क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, क्या करते थे आपके वो पापा इंजीनियर थे गवर्नमेंट में, कर्नाटका गवर्नमेंट में। अच्छा। तो पहले जैसे 4th स्टैंडर्ड के बाद 5th स्टैंडर्ड में हम एक तिपटूर करके तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ आए। तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में एंट्री नहीं दी, क्योंकि गाँव से आए हैं। तो फिर वहाँ से जब शिमोगा गए 6th स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए, वहाँ उन्होंने कहा अभी तो तालुक तहसील हेडक्वार्टर से आए हैं, इनको यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं देंगे। तो 7वीं
स्टैंडर्ड तक तो ऐसे रहा कि मैं कन्नड़ा मीडियम में ही पढ़ाई की। फिर 8वीं में पहली बार मैं अंग्रेजी मीडियम में, वो भी जो बेस्ट स्कूल था उन्होंने ये दिया नहीं कि उन्होंने कहा अब तक तो कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा है तो इनको कहाँ से इंग्लिश मीडियम में, अभी उन्होंने अभी एडमिशन नहीं दिया। तो पापा ने कहा कि जहाँ मिला है, जो मिला है वही सही, तो वही पढ़ाई कर लो। शिमोगा में मैं पढ़ाई किया। तो फिर वहाँ जब, अभी भी याद है मुझे, जब पहली बार जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए भी, वो ऐसे लग रहा था कोई इटालियन हम सुन रहे हैं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है। सो फ्रॉम देन ऑन कि जैसे मैंने कहा मिडिल क्लास वैल्यूज यही होती है कि यू हैव टू पिक अप, यू कंपटीशन रहती है। तो 10th आते आते कंफर्टेबल हो गए। फिर 11th और 12th में तो बहुत मेहनत किया था पढ़ाई में, कि क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट होती भी है। एंड उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग गए तो हॉस्टल में ज़िंदगी ने बहुत सिखाई है। तो जो भी हॉस्टलियर्स है वो बात समझते होंगे कि जब नए नए हॉस्टल जाते हैं तो आपको लगता है कि रैगिंग थोड़ा बहुत जो होती थी, बट देन सीनियर्स वर एक्सट्रीमली काइंड कि, एंड NITs में जो कल्चर है वो असिमुलेट हम लोग बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट एक्सपोज टू द होल कंट्री, क्योंकि NIT सूरतकल में कर्नाटका का वो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, आज की तारीख में भी वो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। तो वहाँ पे पूरे देश के स्टूडेंट्स आते थे। यू गेट टू मीट एवरीवन फ्रॉम एवरी स्टेट, एंड वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। वहाँ एक तरह से कि एक सपनों को पंख जो मिलता है, असली में आपको लगता है कि हाँ यहाँ से जिंदगी कुछ आगे जा सकती है। बट आपने MBBS मेडिकल एंट्रेंस अभी दिया था, उसमें भी हो गया था? क्या था कि मेरे घर में सपना था कि इसको MBBS डॉक्टर बनाना है। तो हमारे टाइम पे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती थी कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हमने, और अधिकांश लोग उस टाइम पे चारों लेते भी थे, जिनको दोनों में ऑप्शंस रखनी थी। तो मेरा ऐसे रहा है कि मेरा PCB में भी अच्छी रैंकिंग आई, CET में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करती थी, और PCM में भी रैंक आई। तो फर्स्ट जो वहाँ कर्नाटका में उस वक्त ये होता था, फर्स्ट काउंसलिंग होता था कि मेडिकल का। अच्छा। तो मेडिकल काउंसलिंग में मैं गया, तो पापा के साथ गया, और मैंने वहाँ जो सीट ले भी लिया बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद नेक्स्ट 1 महीने बाद इंजीनियरिंग काउंसलिंग थी। तो फिर बाकी तो परिवार वाले सब खुश थे कि ये हो गया, कि वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5,000 रुपये फीस था एक सेमेस्टर का, इतने कम में मेडिकल में, इट वॉज बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। बट देन पापा को पता था कि ये अंदर से खुश नहीं है। सो पापा ने कहा कि आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा था, कि जबकि मैं डॉक्टर्स को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो बट देन मुझे लगता था पढ़ाई बहुत ज्यादा है, और पहले तो बहुत लंबा टाइम है MD, एंड मुझे लगता है कि यू शुड बी पैशनेट अबाउट समथिंग। मुझे कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, उसमें थोड़ा मेरा पैशन था, तो मैं इंजीनियरिंग चाह रहा था। तो इसलिए पापा ने कहा कि जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी। तो फिर तो उस जमाने में ऐसे पेरेंट्स कम होते थे वैसे, एग्जैक्टली, इतना समझ जाए कि अच्छा कर लो, नहीं तो पहले तो हमने कहा ये करो तो यही करो। यस, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माय फादर। ही वाज एक्सट्रीमली, उस जनरेशन के लिए ही वाज एक्सट्रीमली ओपन, एंड शायद वही कारण ही है जिसके वजह से जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। तो अर्ली एज में हम लोगों को जो परवरिश मिलती है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, that more or less decides what we are able to do in life, and I am extremely blessed in that. I think my story is the same कि पेरेंट्स ने कभी, एक तो लड़की हो उस जमाने में 70s में कभी ये कह के नहीं पाला कि लड़की हो, and then do whatever you want. Correct. बट अच्छा करना, और जो अपने मर्जी का हो वो करना। मतलब कभी ये नहीं कि, मतलब मैं जब PMT दे रही थी तो मैं अपनी मर्जी से दे रही थी, कोई नहीं चाहता था मैं PMT दूं। Very nice. उनका मन था मैं UPSC करूं, मैंने कहा मुझे UPSC नहीं करनी। तो कोई जिद नहीं, जबरदस्ती नहीं, मतलब ये था। अच्छा, थोड़ा सा आपके पैर की तकलीफ के बारे में जानना चाहूंगी, क्या है प्रॉब्लम? इज इट बाय बर्थ? यस, इट इज बाय बर्थ। इट इज अ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बाय बर्थ। तो बचपन से ही ये मेरी डिफॉर्मिटी है, एंड अर्ली एजेस में ही जो सर्जरीज वगैरह कराई थी। एंड जैसे आप देख सकते हैं, इट इज डिफॉर्मिटी दैट बॉडी हैज अडॉप्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यू गेट यूज्ड टू इट बिकॉज देन यू आर लिविंग विथ इट। बट दूसरे को तो पता चलता ही है कि, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। तो सर्जरीज हुई हैं बचपन में? यस, बचपन में सर्जरीज डिडंट हेल्प मच या क्या? नहीं, इट डिडंट हेल्प तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर सर्जरी ना कराते तो क्या होता, तो ये तो नहीं पता है। सो द फैक्ट दैट आई एम पैरालंपिक मेडलिस्ट, तो कहीं ना कहीं तो ठीक ही रहा होगा। सो यस।
तो एक और चीज़ होती थी सुहास जी हमारे ज़माने में, प्रॉब्ली बचपन में थोड़े हर चीज़ की बॉडी शेमिंग बच्चे बड़ी इजीली कर लेते थे, अब थोड़ा सा उसको लेकर सब लोग सेंसिटिव हो गए। तो कभी ऐसा भी हुआ आपने बचपन में कभी वो चिढ़ाया जाना या लेग पुलिंग वो झेला है क्या? हैव यू गॉन थ्रू? देखिए होता क्या है कि जनरली ना हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन या समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, एवरीवन विल बी एक्सपोज टू गुड बैड एंड अगली एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड आई डोंट थिंक एनीवन विल बी सॉर्ट ऑफ इससे कोई प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। एंड सिमिलरली ऑब्वियसली मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ और उसके दूसरे स्पेक्ट्रम से भी मैं मिला हूँ। जो चुनौती क्या है, जो प्रैक्टिकल बात ये है कि जब आप बचपन में आपने कोई ऐसे अचीवमेंट तो किया नहीं, आपके पास डिफेंस के लिए कुछ है नहीं। True. तो आप मन में सोचेंगे, आप दुखी होंगे, बिकॉज आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जब एंड फाइनली योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो देयर इज नो इजी आंसर टू इट, यू जस्ट हैव टू लिव थ्रू इट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड और तो एज अ चाइल्ड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट ना। कई बार समझ, अब बच्चों ने जैसे साथ के दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे चल रहा है या कैसे दौड़ रहा है, तो बड़े में तो हम डील कर सकते हैं, बट बच्चे को नहीं पता होता, कभी घर आके रो के मम्मी से शिकायत ही कर सकता है। तो इसलिए मैं समझना चाह रही थी, और बहुत होता है ये, कैसे आप कैसे डील करते थे? तो अभी मैं रॉकी फिल्म का एक डायलॉग है वो मैं बताता हूँ। तो वो रॉकी फिल्म में वो सिल्वेस्टर स्टैलोन कहता है कि लाइफ इज नॉट फुल ऑफ रोजेस, लाइफ विल हिट यू हार्ड and you will fall down. It does not matter how many times you fall down. All that matters is whenever you fall down, how you get up and fight back. जमीन पे गिरोगे, जमीन पे गिर के फिर उठना है, फिर मारना है, फिर गिरोगे, फिर उठना है, फिर मारना है। ये प्रकृति का और जिंदगी का नियम है। बट उस वक्त ना ही कोई मेच्योरिटी होता है और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है कि यार क्या ये जो बता रहे हैं शायद सच ही होगा, क्योंकि हम सेंसिटिव तब होते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो सच होगा, तभी हम उतनी सेंसिटिवली लेते हैं। तो देयर इज नो इजी वे टू से इट। व्हाट नाउ आई ट्राई टू डू इज, जो शायद मैं बचपन में इतनी कॉन्फिडेंस, अगर ये चीज़ बचपन में पता होता आई वुड हैव हैड माई चाइल्डहुड विथ इवन मोर कॉन्फिडेंस। तो जैसे आपके शो के माध्यम से जो अगर बच्चे देख रहे होंगे, आई वुड लाइक टू टेल देम कि अगर हम वहां से यहाँ आ सकते हैं तो तुम भी आ सकते मैं इसीलिए पूछा आपसे सवाल, क्योंकि बहुत अच्छा ऐसे में कई बार क्या होता है, बच्चा ना और कुछ नहीं कर पाता तो बच्चा अपनी शेल में चला जाता है, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो दोस्त नहीं बनाएगा कि मैं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा मजाक बनेगा। तो वो बड़ा ट्रॉमेटिक फेज होता है बचपन का। यस, एंड इन दैट सेंस आई शुड से आई एम क्वाइट लकी, क्योंकि जो मेरे बचपन के दोस्त हैं आज की तारीख में भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम हमारे घर के जो मोहल्ले के एक पार्क था, पार्क में जो हम खेलते थे, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में जो खेलते थे, हम सब दोस्त थे। आज की तारीख में भी हम लोग व्हाट्सएप पे टच पे रहते हैं एंड दे नेवर मेड मी फील दैट आई एम एनी डिफरेंट and from that day till today. In fact, I want to share this. वो जो फिटर ऐप है उसके जो फाउंडर हैं जितेंद्र चौकसी, वो आज देश में सबको फिटनेस सिखा रहे हैं और एक टाइम पे उनको बॉडी शेम किया जाता था एज अ चाइल्ड। तो मुझे लगता है कई बार अगर हम दूसरों किसी की अडल्ट की स्टोरी सुने और उसका बचपन कैसा था तो किसी बच्चे के लिए कितना इंस्पिरेशनल हो सकता है। yes, कि देखो ये ऐसे थे, इनकी बॉडी शेमिंग होती थी क्योंकि बहुत मोटे थे। yes. आज ये पूरे देश को अपनी ऐप के जरिए फिट बना रहे हैं। yes. It's so different. एंड जो आज की तारीख में एक फ़ायदा भी है, जैसे सोशल मीडिया का ये फ़ायदा है कि जब हम बचपन में थे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन का ऐसे एक्सेस नहीं था। तो उस वक्त तो हम जब महाभारत के अर्जुन को देखते थे, हम वो अर्जुन बनना चाह रहे थे, वही हमारे लिए इंस्पिरेशन था। अंदर वही आग थी कि अगर अर्जुन मार सकता है मछली को, हम भी मार सकते हैं, वो इंस्पिरेशन था। आज की तारीख में सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव कंटेंट ये है कि यू गेट टू एक्चुअली नो द वर्ल्ड, कि एक अच्छी चीज़ है कि हालांकि उसको लिमिट भी करनी चाहिए कि उसकी बहुत सोशल मीडिया की अपनी क्योंकि उसमें हर तरीके से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स है, बट द गुड थिंग इज यू गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। तो बट बैडमिंटन
के अलावा आपको तो क्रिकेट का ज्यादा शौक था ना, या बचपन से बैडमिंटन? नहीं, देखिए इंडिया में क्रिकेट का शौक सबको किसको नहीं रहता नहीं है, इट इज लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर बंदा तो यहाँ क्रिकेटर है, कोई बॉलिंग कर और रहा है, एक्सपर्ट है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट मैं यहाँ यूपी क्रिकेट लीग में अभी गया था, तो वैसे देखने गया था, तो मैं वहाँ कमेंट्री भी किया। उनको कहा कि बोलते बोलते उन्होंने, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने उनको बोला मेरा बचपन का शौक था कि क्रिकेट कमेंट्री करना था, क्योंकि क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुनते थे। तो क्रिकेट इज लाइक दैट, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इवन कॉलेज लेवल पे क्रिकेट खेलते भी थे। बट देन बैडमिंटन वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि जब मेरे पिताजी, जब हम छोटे थे तो वो बॉल बैडमिंटन खेलते थे। वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में कम है, आजकल तो देश में ही बॉल बैडमिंटन खेलते कम है। वो उलन टेप का बॉल होता है, लकड़ी वाली रैकेट होती है, बॉल बैडमिंटन है। तो वो वहाँ से मैं वो स्टार्टिंग जो बचपन में प्राइमरी स्कूल में वो सीखा था, क्योंकि पापा खेलते थे। एंड देन धीरे धीरे ये इंडोर स्पोर्ट है, हर जगह तो इंडोर स्टेडियम उस जमाने में नहीं मिलती थी, आउटडोर ही हम लोग बैडमिंटन खेल लेते थे। फिर जब NIT गए वहाँ थोड़ा खेले, फिर जब IAS एकेडमी में आए वहाँ एक तरह से कि बैडमिंटन को देन आई पिक्ड अप, एंड वहाँ एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोच थे MM पांडे जी, तो उन्होंने कहा कि आओ सिखाता हूँ। मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, 5 मिनट में मुझे दिखा दिया कि नहीं, अभी तो बहुत इम्प्रूव करना है, कुछ नहीं आता है। सो देन दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड। ओके, सो इंजीनियरिंग आपने कर ली, उसके बाद आपने पहली नौकरी बेंगलुरु में? बेंगलुरु में की। इंजीनियरिंग के बाद जनरली क्या है कि वो सॉफ्टवेयर का बूम था, जनरली 3 ऑप्शन रहता था। तो हमने एक ऑप्शन सोचा था कि सब लोग NIT से MS करते थे, फिर US जाके सेटल होते थे, दैट वाज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 वाज राइट MBA, कैट एग्जाम लिखो और MBA करो। एंड ऑप्शन नंबर 3 वाज गेट एग्जाम लिखो और MTech के लिए। मैंने कोशिश भी की कि गेट एग्जाम लिखा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से कॉल भी आया, बट इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ। उस वक्त बहुत दुख हुआ था। ये 3 ऑप्शन था, उस वक्त UPSC ऑप्शन था नहीं। बट देन इट सो हैपेंड कि जिंदगी की कुछ ऐसे मोड होती है ना, कि 2005 में आई वॉज मेरे पापा की सर्जरी हुई, एंड एक दिन पहले मुझे सर्जरी ठीक हुई। देन आई लेफ्ट फॉर जर्मनी, एंड मैं वहाँ पहुँचा, फ्रैंकफर्ट और मानहाइम पहुँचा। देन अगले दिन 6 बजे मुझे फ़ोन आया कि आप वापस आ जाइएगा, योर फादर इज़ नो मोर। एंड देन आई केम बैक, एंड एट दैट टाइम 2005 अप्रैल की बात है। सो आई थॉट कि जैसे होता है कि व्हेन ट्रेजिडी हिट्स यू, आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, देन यू हैव 2 वेज ऑफ रिएक्टिंग टू इट। या तो आप उसको एक इट इज़ वेरी हार्ड टू डील इन सच सिचुएशंस, बट देन बाद में मैंने ये सोचा कि भाई व्हाट वुड मेक माय फादर हैप्पी वेरेवर ही इज अमंग्स द स्टार्स। You were only 22 years old? Yes. So probably he would be wanting me to do the best that I can to achieve what he would have wanted me to do. तो उनको ये अच्छा लगता था कि UPSC, मुझे अच्छा लगता था, बट मैं कभी उसको सीरियसली सोचता नहीं था। मुझे लगता था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाली ज़िंदगी ये सही है। एंड देन आई टुक अप UPSC, क्योंकि ज़िंदगी में ना थोड़ा सीरियस हो गया उसके बाद। हमें लगा कि नाउ इट इज़ टाइम कि डू और डाई करके पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी ऑफ UPSC स्टार्टेड। बट जॉब साथ में कर रहे थे कि क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि UPSC में हम लोग एफर्ट तो डालते हैं, बट वो कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरी सिलेक्शन 100% हो जाएगी। तो हम ये हमेशा ये मान के चलते थे कि ये जो हमारी रोजी रोटी है, बेसिक जो मेरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जॉब है, वो तो मैं रखूंगा ही। एंड ओनली व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, तब मैंने मम्मी को कहा, बिकॉज आई वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर एट दैट टाइम, मम्मी को कहा कि मम्मी मैं अभी जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो क्योंकि अभी ये अटेम्प्ट में इंटरव्यू के बाद अगर नहीं होगा तो एक और अटेम्प्ट तो दे ही दूंगा, 2 अटेम्प्ट दूंगा, तीसरा नहीं दूंगा, क्योंकि बार बार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो था ही। आई थिंक यू शुड लिमिट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू डू, बिकॉज फाइनली यूथफुल ईयर्स भी बहुत मायने रखती है। मम्मी ने कहा ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे लगता है तो तुम कर लेना। मैंने मम्मी को कहा चिंता मत करो कि अगर UPSC में नहीं होगा, वापस आके कोई ना कोई कंपनी में नौकरी तो ढूंढ ही लूंगा। एंड दैट इज वेयर द UPSC जर्नी स्टार्टेड। कि बेंगलुरु में मुझे अभी भी याद है कि हम मोटरसाइकिल में जाते थे इंस्टेड ऑफ द कंपनी कैब, क्योंकि 2 व्हीलर में आप ट्रैफिक को इजीली मैनेज करते हुए वी वर सेविंग अराउंड 1 hour। मैं सो वो 1 hour मैं और मेरा रूममेट थे, तो और दोनों तैयारी कर रहे थे। अभी रूममेट भी IPS है। सो दैट
दैट ऑल्सो इज़ वेरी फॉन्ड मेमोरीज। जब इंदिरा नगर करके, इनफैक्ट मैंने बताया अभी, राहुल द्रविड़ से मैं मिला था कुछ दिन पहले। हमारे घर जब किराए पे हम लोग रहते थे, राहुल द्रविड़ इंदिरा नगर में उनका अपना घर था, सब लोग जानते हैं बेंगलोर में। हम जाते थे तो राहुल द्रविड़ के घर होते हुए जाते थे। मैंने राहुल द्रविड़ को कहा कि हम हमेशा आपके घर होते हुए जाते थे और आज की तारीख में हम पर्सनली आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। सो देन वहाँ यूपीएससी तैयारी रात में करते थे एंड दिन में नौकरी एंड 5-6 के बाद अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे 7 बजे एंड देन वी यूज्ड टू बी बैक बाय 5:36 एंड नाइट वी यूज्ड टू स्टडी टिल 11 एंड बहुत मेहनत करते थे बिकॉज आई कुड नॉट हैव अफोर्ड टू लीव माई जॉब एंड देन एंड इट्स बैकअप ऑल्सो ना, कि हमेशा मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी, आई ऑलवेज कंसिडर कि आपको दूसरे कोई ना कोई आपके पास बैकअप होनी चाहिए। सही बात है। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। हाँ। आपके मेरे छोटा भाई है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। साउथ इंडिया में आप ना बाई डिफॉल्ट आप देखिएगा कि सबसे वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो छोटे भाई की नौकरी नहीं लगी थी? नहीं, तो उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी? यस, तो ही वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग एंड तो एक तरह से घर की जिम्मेदारी थी, बट मदर भी बहुत ओपन माइंडेड थी। मम्मी ने कहा था कि ये एज है, जो करना है कोशिश कर लेना। जो देन दैट इज व्हाई आई बिलीव इन डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी वाज काइंड टू मी। बट एक चीज़ आप जो बड़ा लाइटली ले गए, मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ा एलैबोरेट करें। आप अपने पिता के बहुत क्लोज थे, ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के। टू कोप अप विद द लॉस ऑफ अ वेरी नियर एंड डियर वन, स्पेशली जब आपके पेरेंट्स हो एंड हु यू लुक अप टू, वो कैसा, कितना मुश्किल था उससे निकलना? At that time, at that moment, I thought there is nothing in life to look forward to. बहुत सारे मैंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ी और ऐसे लगा कि ज़िंदगी में इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। कई महीने ऐसे रही एंड आप जितना सवाल पूछते हैं अपने आप के अंदर, आप ढूंढते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है, ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपको कोई सवाल के लिए जवाब मिलना नहीं है। एंड फाइनली जैसे ना समुद्र मंथन के बाद जो निकलता है, अमृत निकलती है। अमृत यही है कि जितना आप सवाल पूछेंगे तो आपको सवाल एक और संख्या बढ़ती जाएगी, कोई जवाब फाइनली मिलना नहीं है। आपको जो ज़िंदगी जो देती है उसके साथ उसको स्वीकार करते हुए आपको ज़िंदगी में आगे बढ़नी है। तो ये बहुत कठिन काम रहता है एंड समय ही कहीं ना कहीं ये शक्ति देती है कि आप बस यही अभी भी मैं यही सोचता हूँ कि जब व्हेन आई हैव हिज फोटो एवरीवेयर वेरेवर, जहाँ भी जाता हूँ मैं उनकी फ़ोटो रख के जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हो और उन्होंने शायद बचपन में जो कॉन्फिडेंस दिया हो। और इसीलिए मैं, आपने पूछा कि डेस्टिनी में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, कि उस वक़्त तो नहीं करता था जिस वक़्त ये हुआ था, बट पीछे मुड़ के जब ये देखता हूँ, जैसे ना कि जब बचपन में आपने कहा कि आपका पैर ऐसा है, तो उस वक़्त मैं कहता था कि हे ईश्वर तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तो वाई मी, एंड पापा के साथ ऐसे हुआ तो अगेन वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। बट उसी ईश्वर ने, उसी डेस्टिनी ने मुझे आईएएस बनाया, मुझे पैरालंपिक मेडलिस्ट बनाया, और ईश्वर ने और डेस्टिनी ने मुझसे हक छीन ली कि मैं अब ये नहीं पूछ पाऊंगा वाई मी। सो गॉड इज काइंड। वाओ, आप इतनी अच्छी बातें करें ना कि मैं सवाल भूल जाती हूँ कि मुझे क्या पूछना है आपसे। नहीं, आपके बारे में एक अच्छी चीज़ और बताऊँ। आपकी हमने कई शोज़ देखी है। आप इतनी, एक तो आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है ही, तो उसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आपको देख के इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, आप इतने खुश रहती है, खुश दिखती है। दैट इज़ अ चैलेंज फॉर एवरीवन। आई थिंक जो भी इंटरव्यूअर भी अगर देख रहे होंगे ना, कि आप कितने, एक आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहता है, कि आप जितने खुश रहती है, जितने सकारात्मक रूप से रहती है, दैट इज़ अ थिंग दैट एवरीवन शुड लर्न ऑल्सो। थैंक यू। सो मेरा एक ही मोटो है, #smile no matter what। जो होना है वो तो होता ही रहेगा। बट चलिए, अब आपने नौकरी करी, आपने यूपीएससी की तैयारी की। एक यूपीएससी की तैयारी पे मैं ना बाद में वापस आऊँगी, क्योंकि जिस तरह से आजकल का माहौल बना हुआ है। बट मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने कहा कि जब आप इंटरव्यू देने दिल्ली आए तो पहली बार आप नॉर्थ इंडिया आए थे। अब तो बच्चे ज़्यादा घूम फिर लेते हैं, तो
पहला कल्चरल शॉक हाँ। दिल्ली आकर क्या लगा कर्नाटका के एक लड़के को? देखिए बहुत ही डिफरेंट लगा। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब इंटरव्यू सेलेक्ट हुआ, मॉक इंटरव्यू देने जब दिल्ली आए, तो दिल्ली में जब वो राजेंद्र नगर एरिया जब गए तो वहाँ एक दोस्त थे, वो लोग दिल्ली में तैयारी कोचिंग करते हैं, तो उन्हीं के साथ रुके थे। रूम में कई लोग थे, तो हम भी वहीं रुक गए। एंड वहाँ पे जब शाम को निकलते हैं, चाय वाय पीने के लिए जब जाते हैं, जब लोगों से बात की, वहाँ और लोग मिलते हैं, वाकई में इतनी डर लगने लगी कि हमें लगा, क्योंकि वो पूछते हैं कि आप कौन कौन सा किताब पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो, तो हमें लगा हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। तो हमने उदाहरण के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा ऑप्शनल था, मेरा ऑप्शनल वही था। हमने मेंस के लिए 3-4 किताबें पढ़ी थी और प्रीलिम्स के लिए भी 2 किताबें पढ़ी थी। तो यहाँ जब उन्होंने लिस्ट बताई कि ये तो कोई 10 किताब बता रहे हैं, 15 किताब बता रहे हैं कि ये इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं और इंटरव्यू के लिए इतनी किताब बता रहे हैं, तो हमें एक्चुअली डर लगी। बट देन हमें लगा कि भाई ठीक है, ईश्वर की जो इच्छा है वो होगी, क्योंकि हम बेंगलुरु में ऐसे माहौल नहीं था। आज की तारीख में मुझे लगता है वहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गया है। उस ज़माने में तो बेंगलुरु में इक्का दुक्का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती थी यूपीएससी की, बहुत ज़्यादा नहीं थी। सो देन इंटरव्यू में ये पूछा भी, इंटरव्यू पैनल ने जब पूछा कि वहाँ बातों बातों में आया कि आप दिल्ली अभी आ रहे हैं, तो मैंने कहा सर कभी मौका नहीं मिला। हाँ। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो अलग दुनिया रहता है कि आप डेली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, आप भले फॉरेन घूम लेते हैं, मैं जर्मनी आता जाता था, तो दिल्ली आने का मौका नहीं मिला। सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ कल्चरल शॉक ज़रूर था। बट देन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश मेरा घर है, और जितना उत्तर प्रदेश को मैंने अपनाया हूँ, तो जितना उत्तर प्रदेश ने मुझे प्यार दिया है, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ए डेस्टिनी। आपका कर्म भूमि भी कहाँ होना है, दाना पानी कहते हैं ना कि तो लिखा रहता है। हाँ। बट फिर भी जैसे आते हैं ना, जैसे अगर मैं साउथ जाऊँ तो मुझे कोई चीज़ देखकर अचानक अटपटी लग सकती है कि अच्छा ऐसा होता है। तो कोई एक चीज़ अगर आपको याद हो कि अचानक दिल्ली आके आपको लगा हो ये दिस इज़ नॉट हाउ वी लिव, मतलब ये क्या है? मतलब ऐसे कोई एक चीज़ तो नहीं, इन जनरल यू फील कि द इनॉर्मिटी से आप थोड़ा यू गेट टेकन बैक। मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे अगर यूपीएससी का ही मैं जब राजेंद्र नगर वगैरह देखा, तो वो हम सोचते ही नहीं थे कि इतना ज़्यादा एक इनॉर्मिटी है यूपीएससी को लेके, इतनी ज़्यादा लोग सीरियस हैं, और शायद इतने ज़्यादा एक तरह से ना कि वहाँ हम लोगों का था कि भाई हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर हम सॉफ्टवेयर नौकरी है कर लेंगे। दैट वाज सॉर्ट ऑफ शॉक फॉर अस कि द यूपीएससी को इतनी ज़्यादा लोग इतनी ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग शॉक फॉर अस। तो इससे जुड़े मैं एक्चुअली ये सवाल एक मैं सोच रहा था बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी पूछती हूँ। एक तो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे और सब होशियार ही होते हैं, 3-3, 4-4 अटैम्प्ट में सिलेक्ट नहीं होते। आपने कहा आप नौकरी कर रहे थे, अभी रात भर भी पढ़ेंगे तो 6 घंटे 7 घंटे, उतनी पढ़ाई में पहली बार में कर लेना, तो आपको क्या लगता है आपने क्या डिफरेंट किया होगा दूसरों से? ठीक है हम डेस्टिनी भी मान लिया, सब कुछ मान लिया, बट कुछ तो आपने अलग किया होगा या बेहतर किया होगा दूसरों से? देखिए 2-3 बातें इसमें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमेशा जब सक्सेस मिलता है बोलना बहुत आसान लगता है कि इट इज़ मतलब यू आर ऑलवेज वाइजर इन द हाइंडसाइट। जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, सब लगता है कि हमने बहुत ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे बहुत लोग रखते हैं। दूसरी बात, फाइनली रिजल्ट इज़ नॉट इन एनीवन्स हैंड्स। कि आप एफर्ट डाल सकते हैं, आप अपनी जी जान लगा सकते हैं, बट रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसी के भी हाथ में नहीं है। एंड मैं ये मानता हूँ हमेशा आपको ये तैयार रहनी होगी कि अगर मेरा ये क्लियर नहीं होगा तो मेरा ऑप्शन बी क्या है। एंड प्लान बी शुड नॉट बी एस कि भाई मैं उसको दुखी मन से करूँगा। यू नेवर नो व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो एक और बात ये बताना चाहूँगा कि फाइनली ना कि आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में हो, यूपीएससी एग्जाम में हो, कि वो नहीं सेलेक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा घंटे परफॉर्म किए होंगे या ट्रेनिंग किए होंगे या पढ़े होंगे। इवन ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा घंटे ट्रेनिंग करने वाले नहीं सिलेक्ट होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं जो वो 6 घंटे एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो 1 घंटे या वो अगर हुसैन बोल्ट की करे कि 9 मिनट 58 सेकेंड में वो दौड़ते हैं, तो वो परफॉर्मेंस इन दैट 10 सेकेंड्स। सो दैट इज़ हाउ कॉम्पिटिशन इज। वो बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो आप कैसे स्मार्टली तैयार कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में हम लोग ये कोशिश ये करते थे, जैसे मैं अगर एक टिप्स आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए अगर एक बात बता सकता हूँ कि कोई भी टॉपिक के बारे में आपको लिखना है,
एक तो डेटा एंड फैक्ट्स आपको जितना अच्छे से आप ग्रास्प कर सकते हैं करिएगा, एंड देन किसी भी टॉपिक के बारे में सारे पहलुओं के बारे में आप लिखिएगा। समाज में सबसे मैच्योर पर्सपेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ की फ़ायदा नुकसान डेटा सबको समेटते हुए आप कैसे चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए आप सक्सेसफुल इंटरव्यूअर क्यों हैं, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन अच्छी करती है। तो सिमिलरली इन एग्ज़ाम्स जो प्रीलिम्स होता है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है वहाँ तो आपकी नॉलेज है, आपने टिक किया, बट जो खास तौर पे जो प्रेजेंटेशन वाली बात होती है इवन इन इंटरव्यूज इवन मेंस, तो उस पर अगर थोड़ा सा वर्क करें इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग अप द फैक्ट्स, अच्छे से प्रेजेंट करें, so that would help a great way. And then coming back कि जो UPSC हो for that matter any exam, जैसे मैंने कहा कि मैं पेरिस से लौट रहा था, बहुत सारे एथलीट्स को मेडल नहीं मिली, so but that is how life is, you win some you lose some. एक जो मैं समाज को भी ये कहना चाहता हूँ कि we have to accept both success and failure in the same earnest. जो पिक्चर में दिखता है, जो आज की तारीख में जो पर्दे में दिखता है, दैट इज़ दैट क्लाइमैक्स, जो इससे पीछे बहुत सारे जो मोमेंट्स हैं, जो जिस खास तौर पे वो मोमेंट जिसको कोई नहीं देखता है कि रात में 11 बजे आप जो पढ़ रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ के आप मेहनत कर रहे हैं, कि वो असली ज़िंदगी है। तो लाइफ इज़ आपकी, अगेन शो का नाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक सफ़र है, उस सफ़र को हमें एंजॉय करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रिजल्ट के साथ नहीं रखनी चाहिए। इसमें मैं आपसे एक और, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और अभी दिल्ली में जो हादसा हुआ एक UPSC की कोचिंग में, उसके बाद सडनली ना पूरा मीडिया की स्पॉटलाइट भी इस बात पे गई कि वो हज़ारों बच्चे कितने मुश्किल हालातों में, कि वो छोटा सा कमरा है उसमें 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर गांव से आए हैं, गरीब बच्चे हैं, किसी के पिता ने खेत बेचकर अपने बच्चे को पढ़ने भेजा है। और मुझे लगा कि कहीं हमने UPSC को या UPSC में सक्सेसफुल आने वाले लोगों को ओवर ग्लोरीफाई तो नहीं कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, और कहीं ये एक मैसेज तो नहीं चला गया कि जो कोचिंग में आएगा उस, तो मैंने तो एक बार गुस्से में एक फेसबुक लाइव में कहा कि अरे घर पर बैठ के पढ़ो, क्या ज़रूरत है, हज़ारों लाखों रुपए वो कोचिंग में देते हैं, कहाँ लिखा है कि सारे बच्चे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हैव वी ओवर ग्लोरीफाइड UPSC? वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि समाज की मैच्योरिटी हमेशा इस पे ये डिपेंड करता है कि आप किसको हीरो मानते हैं। मेरा ये, जैसे उदाहरण के लिए इंडिया में हीरो किसको मानते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट्स में आपको कौन दिखते हैं, फिल्म स्टार्स, एंटरटेनर्स, अब स्पोर्ट्समैन भी दिखने लगे हैं, बट ज़्यादातर क्रिकेटर्स। हाँ, सो समवन माइट आस्क आर दे द रियल हीरोज ऑफ दिस कंट्री, some might think yes, some might think no. I would leave the answer to so finally as you rightly said, we should be mature enough to हमें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हम हर एक ग्लोरिफिकेशन को एक तरह से बैलेंस्ड तरीके से देखें। वो UPSC की ऑफिसर्स हो कि UPSC के थ्रू जो क्लियर किए हैं, या इवन बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो मेरा ये मानना है कि फाइनली हर आदमी एक नॉर्मल इंसान होता है एंड डेस्टिनी ने उनको वहाँ पहुँचा दिया है। ऐसे करने से उसकी एक सकारात्मक पहलू भी हो सकती है, नकारात्मक पहलू भी हो सकती है। नकारात्मक पहलू वो है जो आपने दिल्ली में देखा, सकारात्मक पहलू ये है कि वो किसी और से इंस्पायर होकर कुछ और करने से बेहतर है कि वो एक जो पढ़ा लिखा लड़का है उससे इंस्पायर होकर पढ़ लिखने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका अगर मैं एक दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूँ, हमें हर इंसान से अच्छाई को लेने का प्रयास करनी चाहिए, बट देन उसको ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए कि टेक गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ को हम ले। अगर कोई UPSC क्लियर भी किया है, अच्छा ये है कि उन्होंने एक एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास किया है, वही उन्होंने किया है और कुछ नहीं ज़्यादा किया है, तो उस अच्छाई को ले कि उन्होंने वो किया है। तो बट बाकी बहुत ज़्यादा, या फिर जब बच्चे सिलेक्ट नहीं होते तो खुदकुशी कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं तो आज कहूँगी कि सुहास जी से जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो ये सीखें कि इन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की है, और नौकरी करते हुए ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ गए और 3 साल तक दिल्ली में बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पैसे दिए जा रहे हैं। ये मेरा भी व्यक्तिगत ये मानना है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग वो हालांकि अपने राय रख सकते हैं कि आप जो जितना कोचिंग की आवश्यकता है, आज की तारीख में ऑनलाइन में मटेरियल बहुत अच्छे से उपलब्ध है, एंड
एक चीज़ वो इसको तुरंत कमेंट में कहेंगे कि ऑनलाइन में मटेरियल तो मिल जाएगी, बट आपको साथ ही जो एक माहौल चाहिए वो कहाँ मिलेगा। तो वो आप जिस शहर में हैं, तो अगर वो सब अपने अपने शहर चले जाएं, माहौल तो अपने आप बन जाएगी कि आपको, जैसे मैंने कहा कि हम और मेरे साथी पढ़ते थे, हम 2 और बाद में एक और लड़का ज्वाइन किया, 3 लोग ही पढ़ते थे। 3 लोग माहौल बनाने के लिए बहुत है। आप 3 लोग ढूंढिए, आप देश की किसी भी कोने में बैठ के आप पढ़िएगा, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कोचिंग जाना है, एक शहर में जाना है। आपको जितने भी सफल लोग होंगे ना, तो उसमें ऐसी ही कहानियां मिलेगी। तो बट होता क्या है कि लोगों को ये विश्वास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक शहर में तो 7-8 लोग गए, दिल्ली गए, उनको लगेगा, बाकी 2 लोगों को लगेगा यार नहीं वो गए हैं। तो मेन ये है कि सोशल प्रेशर जो होता है, पीयर प्रेशर होता है। तो पीयर प्रेशर से आप जितने अपने आप को एक तरह से कि आप दूर रखेंगे, उतना आप मेंटल पीस पे रहेंगे। और अपने आप पर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहता है, तब लगता है कि नहीं मुझे वही करना चाहिए जो मेरे दोस्त ने किया है या पड़ोसी ने किया है। सो अपने आप पर थोड़ा सा अगर विश्वास रखेंगे तो देन यू विल अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद अब तो पता है कि अब यहाँ अच्छा यूपी काडर हो गया, तो वो भी अगेन बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस फ्रॉम कर्नाटका टू यूपी। तो कैसे आपने अपने आप को अडेप्ट किया यहाँ के लिए? और पहली पोस्टिंग आपकी? पहली पोस्टिंग मेरी आगरा में, मैं प्रोबेशनर था, जहाँ तो आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट या टेल अस अबाउट दिस, द ट्रांजिशन एंड योर लव एट फर्स्ट साइट। ये मसूरी में जब आया तो वहाँ ट्रेनिंग किए, तो एक तरह से कि आप वो मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी का जो दिन होता है वो भी एक बहुत यादगार पल होती है। बहुत खूबसूरत एकेडमी है और बहुत खूबसूरत पल होता है। एंड आज तक जो दोस्ती सारे ऑफिसर्स को जो वहाँ दोस्ती मिलती है, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग पूरे ज़िंदगी भर के लिए मिलती है हम लोगों की। एंड देन उसके बाद जब प्रोबेशनर में आगरा में पोस्टिंग हुआ, और ताज की नगरी है, तो वहाँ पे नवंबर 5, 2008 को मुझे भी याद है तारीख। सो जब हम लोग कलेक्ट्रेट में मीटिंग हॉल में जब मैं बैठा था, तो वहाँ एक लड़की आई। मुझे लगा कि जो डीएम ऑफिस में, मुझे लगा कोई एनजीओ की होगी ये लड़की, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि मैं भी नया नया आया था। तो देन हम मीटिंग के बाद उस वक़्त मैं वहाँ सोचा था, जैसे कहते हैं कि इट वाज आई रियली फेल्ट कि मैं पहले मुलाकात में पूछ भी लिया था कि क्या आपकी शादी हुई है, पहले ही मुलाकात में पूछ लिया था। तो नाम क्या, नहीं उस वक्त वही है कि अभी लगता है कि वो बेवकूफ़ी थी कि नहीं पूछना चाहिए था। तो बट वही है, कभी कभी आप बेवकूफ़ी कर लेते हैं। देन आई एंडेड अप मैरिंग हर, एंड दैट इज़ ऑल्सो डेस्टिनी। शायद मैं यूपी नहीं आता, शायद मैं उससे नहीं मिलता, शायद मैं उससे शादी नहीं करता। तो यही है कि दिस आर ऑल अगेन कमिंग बैक टू कि ज़िंदगी में डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? यस। So Ritu is a यूपी गर्ल। रितु इज अ प्रॉपर यूपी गर्ल, एंड नाउ आई एम आल्सो, मैं भी यूपी का ही दामाद हूँ। तो और यूपी के अधिकारी तो यूपी के तो अधिकारी है ही, प्लस दामाद। बट वो कई बार मैं देखती हूँ जब ये इंटरस्टेट मैरिजेस होती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। भाई नाश्ता खाना सबसे पहले होता है खाना, वो थोड़ा सा बताइए ना कुछ फन एंगल कि घर में कैसे होता है। देखिए, और बच्चों को कन्नड़ आती है? बिल्कुल आती है, बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं। रितु को इतनी नहीं आती है, वो समझ लेती है, समझती तो पूरी है, बट ग्रामर बहुत मिस्टेक होती है। तो इसलिए मैं ये नहीं सर्टिफिकेशन दे पाऊंगा कि उसको कन्नड़ आती है। सो जो नाश्ता होता है ना, ब्रेकफास्ट नाश्ते में तो हमेशा साउथ इंडियन इज द नॉर्म। आप कहीं भी जाइएगा कि वो जितनी ऑप्शंस है कि आपको साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हेल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है। तो मैं सबको कहता हूँ कि अगर ब्रेकफास्ट करना है तो साउथ इंडियन करिएगा, बट अगर आप डिनर पे आते हैं देन फिर लखनवी जो क्विजीन है उसको टक्कर कम ये दे पाते हैं। तो आई थिंक दोनों की अपनी मिलते जुलते। यस। अच्छा, अब चलिए भी हो गया, यूपीएससी भी हो गया, सेटल हो गए, नौकरी लग गई, लेकिन आप एकदम क्या रेस्टलेस इंसान हैं या आसानी से सेटिस्फाइड नहीं होते? फिर ये बैडमिंटन कहाँ से ज़िंदगी में वापस आया? हाँ, बैडमिंटन बहुत साल तक नहीं था कि उसके बाद 2008 में तो यूपी आया, 2016 तक तो बैडमिंटन ज़िंदगी में था नहीं। शादी कब हो गई? 2008 में हुई। अच्छा। सो 2016 तक ये था नहीं। 2016 में मैं आजमगढ़ में पोस्टेड था, तो वहाँ पे मुझे एक इनॉग्रेशन करना था टूर्नामेंट। तो इनॉग्रेशन करने गया, सुबह सुबह 7 बजे था। तो वहाँ पे कई स्टेट के अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए थे, तो मैंने कहा कि साथ में थोड़ा खेल भी लेते हैं। तो मैंने
ठीक से खेला और एक दो खिलाड़ियों को हरा भी दिया। तो वहाँ पे कोच आए थे, इंडियन टीम के कोच मिस्टर गौरव खन्ना। सो उन्होंने वहाँ देखा, उन्होंने कहा कि आप खेलिए, कि आप इंटरनेशनल खेलिए, आप अच्छा खेलते हैं पैरा बैडमिंटन, आपको खेलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही काम बचा है कि ये सब नहीं करेंगे। तो हो गया, उन्होंने कहा अगर कभी मन हो तो आप फ़ोन करिएगा। उन्होंने अपना नंबर दिया। तो कई महीने हो गुजर गया, मैंने फ़ोन नहीं किया, कि जैसे ज़िंदगी आपको गुजरती है। देन एक दिन जैसे कहते हैं ना कि आत्मावलोकन कर रहे हैं ज़िंदगी में, और क्या, रात में 11:30 बजे मैं अपने कैंप ऑफिस में बैठा था, इंटरनेट ब्राउज कर रहा था। उसमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वेबसाइट देखा। तो उस पर देखा कि काफ़ी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड वो जब उनको अगले दिन फ़ोन किया कि क्या ये मैं सोच रहा हूँ कि एक आध जगह ऐसी हो कि खेल के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कोई एक्सपेक्टेशन तो था नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने सही टाइम पे फ़ोन किया है। 5 महीने बाद एशियन चैम्पियनशिप है बीजिंग में, तो वहाँ के लिए आप तैयारी करिए, देखते हैं, खो के आते हैं। तो ये 2016 की चल रहा है। तो फिर वहाँ उसके लिए थोड़ा सुबह 5 बजे उठ के फिटनेस वगैरह करता था। एंड देन थोड़ा तैयारी किया और लैंडेड अप इन बीजिंग। नवंबर 21, 2016 को बीजिंग पहुँचे। तो -8 डिग्री, फर्स्ट टाइम बीजिंग में गए। इतना बड़ा हॉल बैडमिंटन का, कभी ज़िंदगी में खेला नहीं इंटरनेशनल। तो फिर यहाँ क्वालिफाई कैसे कर गए आप इंडिया में? एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स हुआ था। अच्छा, उसमें आपने क्वालिफाई किया ना? यस। तो देन उसमें देन बेसिकली इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैंने खेली नहीं थी। तो आई लैंडेड अप देयर एंड देन वहाँ पे जब पहला मैच लगभग हार ही गया था, चाइनीज टाइपी के खिलाड़ी थे। तो फर्स्ट सेट हार गया, दूसरे सेट में पीछे था। तो वहाँ से मुझे लगा कि भाई तुम वैसे तो हार ही रहे हो, तो जी जान के खेल लो। एक मैच में एक्चुअली एक तरह से ना डर गया था कि आई वाज ओवरऑल्ड। माहौल को देख के ना, पहली बार आप गए हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खेलना है, कैसे करना है। तो और आप डीएम थे यहाँ? हाँ, मैं डीएम था आजमगढ़ में। तो फिर हमें लगा कि एनीवे अगर हार के चले भी जाएंगे तो किसी को बोलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार को छुट्टी के लिए पता था और प्लस घर में पता था, और तो किसी को पता नहीं था। तो वहाँ से दूसरे सेट एक तरह से जी जान लगाया कि मैं हार ही रहा हूँ तो खेल लो। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो डर छोड़ दिया। तो फिर फर्स्ट मैच जीता, वहाँ से इसके अलावा 6 लगातार मैच जीता। देन फाइनल में गोल्ड मेडल मिला एशियन चैंपियनशिप में। दैट वाज द फर्स्ट मेजर, पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप गोल्ड जीता। तो दैट वाज लाइक दी, अगर वो उसमें मैं वो मैच हार जाता तो फिर कभी नहीं, वो भी डेस्टिनी है। कितनी बार ये बता रहा हूँ कि अगर वो मैच हार जाता तो शायद बैडमिंटन। आप अपने आप को ना थोड़ा अंडरप्ले कर रहे हो डेस्टिनी के, कि मैं डेस्टिनी मान रही हूँ, लेकिन आपके हार्डवर्क कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं अंडरप्ले नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि अगर वो मैच, कि फर्स्ट सेट तो मैं हार ही गया था, दूसरा सेट तो मैं पीछे ही चल रहा था, कुछ और पॉइंट की बचा था, अगर वो पॉइंट ख़त्म हो जाता फिर एक तरह से कि मैं बैडमिंटन को कंटिन्यू नहीं करता। क्योंकि मैंने ये तय कर दी थी कि एक ही टूर्नामेंट खेल के आएंगे, अगर हार जाएंगे तो फिर किसी को बताएंगे भी नहीं कि खेले गए थे। So, इसलिए पता भी ना चले। हाँ, पता भी ना चले। डेस्टिनी था कि आई वन देयर, एंड वहाँ से जो जर्नी गई। चलिए अब आपको आगे पूछने से पहले कुछ सुनवाती हूँ। Today I have been told to give a message about an incredible athlete, Olympic silver medalist, Asian Game gold medalist and a world champion, Suhas. If you see Suhas speaking on any of the forum, he always give credit to the destiny for all his achievements. But what I believe, the destiny support those who follow their passion relentlessly. Suhas is an accomplished IAS officer, but still he continued to follow his passion as a badminton player. And I think that is the reason that our pathway have crossed. Suhas sir as an IAS officer, Suhas bhaiya for his fellow athletes, and Suhas as an athlete and an incredible human being is definitely a source of inspiration for everyone. He's a live example that why one should not give up from their passion even in tougher circumstances. In Paris Olympics, prior to Paris there was COVID, and he thought that his priority is more to give his time to the citizens of Noida, and he fulfilled his responsibility as a DM of Noida. उन्होंने उस टाइम अपनी जिम्मेदारियों को प्रायोरिटाइज किया और कहा कि मैं इस टाइम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलूँगा, बट वर्ड इज़ प्रोफेशनल. He lost all his ranking, and this is the reason during the qualification period of Paris Paralympics he did not get the chance to participate in level 1 competitions. Unfortunately,
he again dropped into the same situation where he was standing during the time of Tokyo Paralympics. In Bahrain, in fact, there was an outstanding performance by Suhas, and we were celebrating the victory after the final call given by the line judge, and हम तो गले मिल रहे थे, but suddenly the umpire raised the hand of overrule, and like a Bollywood movie, things turned around and Suhas lost that match. Things were difficult, and that time, in fact, to qualify for Paris Paralympics, Suhas has to make a win on Asian Games World Championship. But Suhas did so and managed to qualify for Paris Paralympics and came back with a silver medal again. I think Suhas is like a growing tree. The more height he will reach, the more shade he will provide to others. I think the destiny do not want him to finish yet. He has a target ahead. He has brought silver medal in Tokyo Paralympics and Paris Paralympics, and now it's time for gold in Los Angeles Olympics. All the best, Suhas. Jai Hind. एक्चुअली इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी तो क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं कह रहा था कि आजमगढ़ में डेस्टिनी वाली बात, हाँ डेस्टिनी तो है ही। टोक्यो में भी क्वालिफिकेशन मेरा लगभग पैरालंपिक के लिए लगभग मान लिए थे लोग नहीं होगा। मेरे साथी खिलाड़ी भी मान लिए थे कि बट देन दोनों ब्राज़ील और पेरू में, उससे पहले मैं क्वार्टर फाइनल भी हार जाता था। ब्राज़ील और पेरू में वही मैंने ये सोच के खेला था कि जी जान लगा दो, बाकी जो हनुमान जी का नाम लेके खेला था तो दोनों देयर गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी यही हुआ था कि आई वाज रैंक 39, मेरे ऊपर इंडिया के ही 6 खिलाड़ी थे तो एंड वहाँ से इंडिया की नंबर 1 होना आवश्यक था क्योंकि उस वक्त तक एक ही सीट रिजर्व था पैरालंपिक हमारे कैटेगरी में। तो वहाँ से जैसे इन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में मुझे खेलना ही था कि वो टफेस्ट ड्रॉ मिला था। देन यही है फाइनली ज़िंदगी का सफ़र में ना, तो व्हेन यू लुक बैक उस वक्त तो लगता था कि लगभग ख़त्म सा है कि आई डिड नॉट बिलीव कि मैं टोक्यो के टाइम पे भी टोक्यो क्वालिफाई करूँगा, और पेरिस में भी बहुत डाउट था कि क्वालिफाई शायद करूँगा कि नहीं करूँगा। बट देन अगेन आप ये जब ये लो फेज़ आता है, ऐसा लगता है कि ख़त्म है, डिसअपॉइंटमेंट है, आप उसको कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं आप उस समय? कई चीज़ें करता हूँ। आई एक ना ग्रैटिट्यूड में रखता हूँ कि मैं जितने भी लो हो जाऊँ तो ये सोचता हूँ कॉलेज में जब हम मेरा मोटरसाइकिल लेके घूमता था मैं खुश तो था ही, उससे तो ज़्यादा ज़िंदगी ने आज तो दिया ही है। क्या बात, वाह। अगर मैं कॉलेज में उतने में से खुश रह सकता हूँ जब मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं थे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक छोटा सा कमरा था हॉस्टल का और एक मोटर बाइक था, अगर मैं उसमें खुश रह सकता हूँ तब से तो ज़िंदगी ने ज़्यादा ही दिया है। तो आज मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं कुछ भी हो जाए ज़िंदगी से ना खुश हो जाऊँ। हाउ लवली। लेकिन आपकी पत्नी कभी कभी आपके बैडमिंटन से नाखुश होती रहती है ना, या पहले होती थी? एक्चुअली क्या है कि ये आप अगर उनकी पर्सपेक्टिव से देखेंगे हाँ, तो कि सही भी है हाँ, क्योंकि exactly. मैंने जो टाइम उनको देना था उसको बैडमिंटन को दिया है। तो एक तरह से कि अगर मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं तो उससे ज़्यादा नाखुश होता कि जितनी वो हुई है। सो ये मैं उनका हक मानता हूँ कि क्योंकि मैंने उनका टाइम ही दिया है लिटरली, बिकॉज मेरे पास और कोई टाइम था नहीं देने के लिए। तो जो टाइम मेरे पास परिवार के लिए था वो मैंने बैडमिंटन को दिया। एक बेटा और एक बेटी है, एक बेटी और एक बेटा। वो भी कभी शिकायत करते हैं कि हमें टाइम नहीं देते हो, या ऑब्वियसली दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड टू सी देयर फादर एज अ चैंपियन, बट कभी शिकायत होती है कि आप नॉर्मल फादर्स के साथ हमें घुमाने नहीं ले जाते हो, कहीं जाते नहीं हो? नहीं, हाँ ये बात सही है, उनको महसूस ज़रूर होता होगा बट उन्होंने मुझे बोला नहीं ऐसे। बिकॉज जब भी मैं रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आई शुड मेक अप फॉर दैट कि मैं मेरे बेटे को जैसे मोटरसाइकिल में स्कूटी में ले जाता हूँ घुमाने के लिए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसको एक नॉर्मल चाइल्डहुड मिले। बट ये ज़रूर है कि मुझे खुद महसूस होता है कि ये जो टाइम मैंने उनको देना था वो मैंने कहीं ना कहीं बैडमिंटन को दिया है। बट होपफुली अभी कोशिश करेंगे कि उनको देंगे, क्योंकि मुझे लगता है चैंपियनशिप तो एक तरफ है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी हमारे देश में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड उनकी नहीं होती, मतलब एक थोड़ा प्रिविलेज्ड बच्चों की तरह तो पलते बढ़ते हैं ना वो। नहीं, हमारे घर में तो ये फंडा बहुत क्लियर है कि मिडिल क्लास वैल्यूज से अगर हम आज जहाँ है, मैं हो या मेरे पत्नी हो, हम इसलिए है कि हम मिडिल क्लास वैल्यूज के वजह से ही हम जिंदगी में रगड़ के आए हैं।
तो हमारे घर में भी इस मामले में तो बहुत फंडा क्लियर है कि उनको भी बिल्कुल मिडिल क्लास वैल्यूज सिखाए हैं। तो बिल्कुल उनको ये बिल्कुल चुनौती ज़रूर है, क्योंकि शायद जितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं शायद उनको उससे बेहतर परिस्थिति मिली है, बट दे शुड वैल्यू दैट, दे शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। किसी चीज़ को ये नहीं करना। ये हमने बहुत कोशिश किया है कि घर में कि इसको क्योंकि ना किसी का भी पैर जमीन पे होनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला पटक देता है। क्या बात। क्या पिता कैसे हैं आप, मतलब स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई को लेकर कि? एक्चुअली खुद को सर्टिफिकेट नहीं देनी चाहिए तो एक्चुअली जब मैं टाइम कम देता हूँ तो आप स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकते हैं। हाँ। तो इसलिए कि बच्चों की मम्मी टाइम ज़्यादा देती है तो वो स्ट्रिक्ट हो सकती है बच्चों के साथ। और पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा? पढ़ाई को लेकर मैं जनरली मैथ्स पढ़ाता हूँ दोनों को, वो मेरी बेटी को भी और बेटे को भी। जो मैथ्स के लिए मैं एक तरह से कि बाकी सब सब्जेक्ट्स तो ये है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैथ्स हो तो आओ। तो मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मैथ्स में, मुझे पैशन भी है। और एस्ट्रोफिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी के फिज़िक्स के बारे में भी मेरा बहुत पैशन है। मैं उसके बारे में बहुत पढ़ता हूँ और रिसर्च भी करता रहता हूँ कि जो वो मेरे बच्चों को मैं बचपन से जैसे कहानियाँ सुनाते हैं रात में जो सुनाते हैं, तो मेरे बच्चे आज की तारीख में एस्ट्रोनॉमी की जो वीडियोस या ऑडियोज़ या बुक्स वो करके बड़े हैं। तो वो पापा से एक तरह से लिया है उन्होंने। आप चाहेंगे वो ब्यूरोक्रेसी में जाएं या स्पोर्ट्स में, ऐसा कुछ नहीं सोचते? जैसे मेरे पापा ने मुझे कहा था जा जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी, तो मैं क्योंकि जब मेरे पापा अगर उस जमाने में कह सकते हैं, हाँ। तो आज की तारीख में तो हमें तो उनको कहना ही पड़ेगा। अच्छा सुहास जी, एक चीज़ और होती होगी, जैसे आपने कहा ना कि दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छे भी मिलते हैं, बहुत बुरे भी मिलते हैं। जब प्रोफेशनल कॉलीग्स की अगर हम बात करें तो 100 तरह की बातें होती हैं विच वी हैव टू फेस, और जो हम तक पहुँचती भी हैं, वो उससे आप कैसे डील करते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि आप सक्सेस के साथ ना प्रशंसा और आलोचना ये एक ही सिक्के की दो पहलू है। तो आप दुनिया में एक इंसान को दिखा दीजिएगा जो दुनिया में कुछ हद तक सफल हुए हो और उसकी आलोचक ना रहे हो। तो इसलिए कि आप एक इंसान गिना दीजिए, कि अगर गिना देंगे तो मैं मान लूंगा कि भाई ये एक इंसान गिना दुनिया में इतिहास सारे प्रशंसक रहे, आलोचक ना रहे हो, जिसने कुछ हद तक किया हो, सफलता पाया हो। तो इसलिए कि ये तो बात हुई नहीं कि भाई आपको सारे प्रशंसा चाहिए, आलोचना नहीं चाहिए। ये तो कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं मिलेगी जिसने कुछ हद तक कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी हो ज़िंदगी की। और दूसरी बात ये भी ज़िंदगी की सच्चाई है कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी बात होगी, कुछ इतनी अच्छी बात नहीं होगी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर मेरे अंदर अच्छाई है, तो अगर मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर एक पीस ऑफ माइंड है, मैं जब आपसे बात करूंगा या आपके बारे में कोई विचार रखूंगा तो वही तो झलकती है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने कृपा दी है। मुझे ज़िंदगी में कभी ईश्वर ने इस लायक तो बनाया है कि 4 लोग 4 विचार रखते हैं। हम तो उस जगह से आए हैं जहाँ पे हम तो कुछ थे ही नहीं। अगर जितनी ओवर थिंक करते हैं ना इन सब के बारे में, कि इन सब के बारे में आपके पास नियंत्रण तो है नहीं। दुनिया, आप किसी इंसान के बारे में दुनिया क्या कहती है तो वो आप कभी नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप खुद जब उसमें आ जाते हैं परेशानी में कि बैडमिंटन पर ध्यान देना है या अपने काम पर, तो फिर आप कैसे बैलेंस? मेरा तो प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर है। तो जब जैसे मैं जहाँ जिलाधिकारी पद पे रहता हूँ, जैसे अभी कोच साहब ने कहा कि वहाँ पे मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मेरी जो प्रशासनिक दायित्व है वो ही रहती है। और जैसे क्वालिफिकेशन साइकिल टोक्यो में था या अभी पेरिस में था, उस वक्त मेरी गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो मैं कर भी नहीं पाता। तो जो मैं लखनऊ में रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, गवर्नमेंट ने लीव्स दी, तभी मैं क्वालिफिकेशन साइकिल में भाग ले पाया और यहाँ कर पाया। तो जैसे अभी मेरा लगभग एक ज़िंदगी कंप्लीट सी हो गई है, तो नाउ आई वुड फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब मैं वहाँ सॉफ्टवेयर नौकरी करता था, रात को पढ़ाई करता था, तो वो भी तो मल्टीटास्किंग ही था। आपकी मल्टीटास्किंग की आदत है? हाँ बिल्कुल आदत है। तो जैसे अभी भी जब मैं प्रैक्टिस या तो अर्ली मॉर्निंग करता था जब करना होता था, या रात में करता था। सो आप इसलिए मैंने कहा कि मैं जो परिवार को टाइम और लोग देते थे 2-3 घंटा, तो वो मैं बैडमिंटन को दिया हूँ। और
ज़िंदगी में सब कुछ तो मिलेगा भी नहीं, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब क्या पाना चाहते हैं? लाइफ इज़ लाइक अ रिवर एंड वी आर ऑल सिटिंग इन द बोट एंड वी शुड ये एक ग्रेटिट्यूड रखते हुए कि जहाँ ज़िंदगी ले जाएगी वहाँ ले जाने दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आप ही से पूछूँ या किसी इंसान से पूछूँ 10 साल बाद आप क्या करोगे, आप बताओ, बहुत मुश्किल है। आप मैं तो आज में जीती हूँ, नहीं जीती है ना, तो आपको अगर मैं पूछता कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या आप जानती थी कि आपकी शो इतनी फेमस होगी, इतने लोग देखेंगे? शायद आप भी कहती कि शायद आप नहीं जानती होंगी। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है आज। लेकिन हम ये तो जानते हैं ना क्या पाना चाहते हैं। इच्छा तो एक होती है। हाँ। वो इच्छा मन में क्या है? गोल्ड? नहीं, वो नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक्स में ऐसे कोई हमने सोचा नहीं है ना, इसका कोई अंत नहीं है। बट ओलंपिक्स में जाना है नहीं, वो भी देयर इज नो सच गोल। तो ये जो मिला है इसको पहले जी ले, बहुत मुश्किल से मिला है, ये बहुत मुश्किल से क्वालिफाई हुआ है, तो आज की तारीख में एंजॉय कर लें। हाँ। और आप तो भाई जिस खिलाड़ी की प्रशंसा प्रधानमंत्री फोन करके करते हैं, तो ये मुझे लगता है ये भी मोमेंट रहा होगा। वो क्या था, कैसे हुआ? ये हमेशा ये जो टोक्यो के बाद ना, इन जनरल जो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के लिए जितनी एक ग्लोरी मिल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सकारात्मक योगदान है कि जिस तरह से खिलाड़ियों को जाने से पहले वो बात करते हैं, जाने के बाद हौसला बढ़ाते हैं, और हार भी मिली हो तो भी करते हैं। यस, वो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब वो बुलाते हैं अपने अभी भी पैरालंपिक्स के सारे एथलीट्स को बुलाया था, उन्होंने सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं बुलाया था, उन्होंने सारे प्रतिभागियों को बुलाया था और सपोर्ट स्टाफ को भी बुलाया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये शायद कहीं ना कहीं हमें भी सीखनी है। तो हमें जब स्वीकार करनी है तो मेडल को भी, प्रतिभाग करने का भी, और हार जीत को एक साथ स्वीकार करनी होगी। मैं 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट भी हैं, तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ पर आपका टेक ज़रूर लेना चाहूँगी। उससे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ अगर करेक्ट हो, राइट हो, सेट हो, तो टाइम मैनेजमेंट उतना मुश्किल नहीं होता आपके लिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट 24 घंटा तो सबके पास है। इलॉन मस्क के पास भी 24 ही घंटे हैं। इलॉन मस्क क्या क्या करते हैं? वो टेस्ला कंपनी के वो मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, ट्विटर एक्स के मालिक हैं, बोरिंग कंपनी के मालिक हैं। तो इसके अलावा शायद वो जितने ट्वीट करते होंगे कि एक्स करते होंगे, तो और लोग उससे कम ही करते होंगे जितने पब्लिक टॉक्स देते हैं। अगर वो बंदा हर जगह टेक्निकली इतना ज़्यादा कर सकता है, मैं तो वो एक अल्टीमेट लेवल ऑफ टाइम मैनेजमेंट की उदाहरण दे रहा हूँ। तो हर एक इंसान के पास 24 ही घंटे हैं। एंड देन इसमें बस 2 जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टाइम मैनेजमेंट का। एक तो आप वो रास्ता चुनिएगा जो आपको खुशी देती हो, क्योंकि आप जैसे आप इंटरव्यू कर रही है, अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लगता है देन आप उसको एंजॉय करेंगे कि आपको कहीं भी जाना हो, यू एंजॉय दैट प्रोसेस। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज करना। हर चीज़ तो नहीं मिलेगा कि ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट इज कि आपको अगर ये टाइम में ये कर रहे हैं तो फिर दूसरी काम नहीं कर रहे हैं, एंड फोकस इन दैट टाइम। कि अगेन इट कम्स बैक, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कोई आप पूछिएगा कि कितने घंटे पढ़ना है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, बट ये कोई नहीं कहता है कि 1 घंटे के अंदर आउटपुट क्या है। तो इसलिए कि टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ हाउ यू अप्लाई योर सेल्फ, फोकस कितना आप करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कितना करते हैं। आपने एक में ना मेरे 2 जवाब दे दिए, क्योंकि अगला मेरा था यूपीएससी एग्जाम प्रेशर, बट आई थिंक वो आपने दे दिया। इस समय आपका जो रोल है वो यूथ से रिलेटेड है, और मेरा सवाल है यूथ सुसाइड से लेकर आजकल बहुत सारे वजहों से अलग अलग, चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू हो या फेलियर हो, जो हमारा यंगस्टर युवा जो खुदकुशी कर रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? कैसे इसको रोका जाए? ये बहुत सेंसिटिव इशू ज़रूर है। इसमें जिम्मेदारी दोनों की है, एक तो जो व्यक्ति हैं उनकी और समाज की भी। मैं अगर व्यक्ति की जिम्मेदारी अगर मैं बताऊं कि आखिर जो व्यक्ति अगर वो स्टेप ले रहा है, एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है, उनको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो अपने नज़र में गिर गए होंगे, या वो उनको वैसे चीज़ें मिली नहीं होगी ज़िंदगी में जैसे वो चाहते थे। सो इट ऑल कम्स डाउन टू, अगर एक लाइन में अगर बोलना है, फेल्यूर को एक्सेप्ट करने वाली बात है।
तो हमें कई स्पोर्ट्स की ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन को ना कि आप कभी ये नहीं देखेंगे कि जनरली वो हार जीत को लेके एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हैं, संभाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिट जिंदगी में रखनी होगी कि फेलियर इज ओके, इट इज़ ओके टू ट्राई एंड फेल। और दूसरी बात, समाज को भी ये सोचनी चाहिए कि हम एफर्ट को तवज्जो दें। हाँ, जो रिजल्ट को तो तवज्जो देती है, जो जीता वही सिकंदर, तो प्रकृति का नियम है। परंतु एफर्ट्स को हम अगर जिस दिन तवज्जो देने लगते हैं कि एंड देन देयर इज ऑलवेज टुमारो, हर अंधेरे के बाद तो जैसे नया सवेरा है, बस उस वक़्त अपने आप पर विश्वास एंड होपफुली समाज में कुछ लोग अगर उनको सपोर्ट दे दे, देन जैसे एक बार उठो और चलो फिर तो दौड़ने लगो। एक चीज़ मुझे आजकल कंसर्न होने लगी है, जैसे हम सुसाइड से कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपसे कहा यूपीएससी इज़ ओवर ग्लोरीफाइड, मुझे लगता है हमने सक्सेस को भी ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है और फेलियर को हमने बहुत नेगेटिव एक वो दे दिया है। तो उससे क्या हो गया, समाज में क्या हो गया, अगर आप सक्सेसफुल हैं, अब मैं आज सोच रही थी, मैंने कहा कि सुहास जी अगर पिछले ओलंपिक में भी इसमें भी अगर हार गए होते, अगर मेडल नहीं लाए होते, तो क्या मैं इंटरव्यू लेने जाती, जबकि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने तब भी उतनी ही की होती, चाहे वो ब्रॉन्ज भी ना जीते होते। तो आई थिंक वी, मीडिया हो, सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, भाई उनका बच्चा देखो, उनका बच्चा 98% लाया, तो जिसका बच्चा 58 लाया वो तो बेचारे वैसे ही पूरा परिवार है ना। तो आपको लगता है कि पूरी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं कि सुहास चूंकि सिल्वर लाए इसीलिए सुहास ने मेहनत की होगी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इससे सहमत हूँ कि हमें सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, हमें एफर्ट्स को सेलिब्रेट करनी चाहिए। बट देन आप ना किसी भी प्रोफेशन में लीजिए या किसी भी फील्ड में लीजिए, ये एक पिरामिड की तरह होता है। जो शुरू करते हैं, बहुत लोग शुरू करते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो बहुत कम लोग ऊपर रह जाते हैं। और हर आदमी जो शुरू करता है नीचे, वो चाहता है कि वो जैसे कोई कंपनी में काम करना शुरू करता है तो वो चाहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। ये हर प्रोफेशन में ये लागू होती है। मे बी बिकॉज वी लुक फॉर हीरोज इन ऑल ऑफ अस, मे बी बिकॉज हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और इसलिए देखिएगा कि जितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है फिल्म में, क्लाइमैक्स जब आता है तो जनरली जो जोश आ जाता है। एंड आई थिंक हम लोग इमोशनल लोग हैं। एंड मैं सहमत हूँ इस बात से कि हमें फेल्यूर को बहुत ज़्यादा डाउन प्ले नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सक्सेस को ग्लोरीफाई नहीं करनी चाहिए। उसका कारण है क्यों करते हैं कि जैसे हम लोगों का अगर ओलंपिक्स का ही अगर ले ले, ओलंपिक्स पैरालंपिक्स का, पहले हमारा मेडल्स बहुत कम आती थी और आज की तारीख में वी आर गेटिंग दोस, सो वी आर ग्लोरीफाइंग दैम। सो कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि पहले जो चीज़ नहीं मिलता है हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं। एक बार आने लगेगी, जैसे आज की तारीख में कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ 50 से अधिक मेडल तो हर साल आती है, उनको ये ग्लोरिफिकेशन नहीं होती है। जो चीज़ नहीं रहती है ना, उसकी वैल्यू है व्यक्ति को या सोसाइटी को। एज अ पैरा स्पोर्ट्समैन पर्सन, और आप दुनिया पूरी घूम चुके हैं, इतने कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं, इंडिया में डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर आपका क्या, क्योंकि सबको दिखता है कि नहीं है उतना या जितना होना चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? पहले के सापेक्ष बहुत इम्प्रूव हुआ है। इन जनरल आप फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, व्हीलचेयर एक्सेस की अगर बात करें, उदाहरण के लिए आपको लगभग सारे पोलिंग बूथ्स आज की तारीख में व्हीलचेयर एक्सेस उनको वोटिंग के लिए दिया गया है। तो लगभग सारे कार्यालय में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, कि मैं अगर यूपी का बात करूं तो उसमें कोशिश किया गया है कि उसको व्हीलचेयर एक्सेसिबल करे। समाज में पहले की सापेक्ष तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी बढ़ी है, बट अभी और बहुत होना बाकी। यस, वो तो हमेशा ही वो रहता ही है कि जैसे जितना भी करे उतना कम है। ख़ास तौर पे आप जितने भी नीचे लेवल पे जाएंगे, एंड सारे जो समाज की जो बेसिक यूनिट है ना, वो है फैमिली। शुरू तो फैमिली में होगी कि वहाँ हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, वहाँ माता पिता उनको इक्वालिटी पहले प्रदान करें, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम लोग गांव लेवल पे, विकास खंड लेवल पे, हमने आजमगढ़ में ही अगर चुनाव के टाइम पे एक ऐप डेवलप किया था कि वो उनको एक साथी की तरह हमने देने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट था कि इतने दिव्यांग लोग हैं,
तो वो पोलिंग पे आने में जिन जिनको कठिनाई थी कि हमने उनके लिए एक डेडिकेटेड वर्कर, हर बूथ में एक डेडिकेटेड वर्कर रखा था। वॉलंटियर्स की कमी तो है नहीं कि हमने ऐप में पूरा फीड किया था, हमने पहले ही टाई अप किया था कि आप इसको फ़ोन नंबर पे कॉल करिएगा, वो आपको मिलेंगे, पूरा ले जाके आपको पोलिंग कराएंगे। नहीं, इस बार तो मैं कहूँगी यूपी में बहुत अच्छा, क्योंकि इस बार जब चुनाव थे चांस किया तो मेरे पैर में फ्रैक्चर था, तो मुझे एकदम बूथ पे जाते ही आराम से व्हीलचेयर मिल गई थी, बहुत अच्छे से वो लोग पूरा अंदर तक ले गए फटाफट, तो वो सुविधा इस बार बहुत अच्छी थी। और दूसरी, आज की तारीख में सारे डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध हैं, सो वो भी एक उनकी मोबाइल नंबर्स, उनको SMS के माध्यम से सूचनाएं दी जाती है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, डेफिनेटली बेहतर हो रही है। ठीक है, अच्छा जैसे अब स्पोर्ट्समैन तो पता चल गया कि भाई यहाँ सिल्वर मेडल, एज अ ब्यूरोक्रेट आपको अपना सबसे अच्छा काम या कोई अचीवमेंट जिसको आज आप शेयर करना चाहें कि आपको लगता है मेरे अभी तक के करियर में ये मुझे लगता है ये सबसे अच्छा हुआ या मैंने अच्छा किया? ये एक अचीवमेंट बताना मुश्किल है। अगर वैसे देखा जाए कि कुंभ मेला में द फैक्ट दैट कि मैं उस टीम में मैं हिस्सा लिया था, 2019 का जो कुंभ मेला हुआ था, कि इट वाज अ टीम वर्क एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मैं नहीं होता है, हम होता है, सो इट्स ऑलवेज टीम वर्क टुगेदर, एवरीवन अचीव्स मोर TEAM। सो कुंभ मेला हो या नोएडा के दौरान जो कोविड के दौरान जो वहाँ किया हो, या आजमगढ़ में, जौनपुर में जो ब्यूटिफिकेशन का काम कोशिश किया था, एंड मेरा ये मानना है कि किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर सर्टिफिकेट देगी ना, जनता देगी। आप जब वो पोस्टेड नहीं रहेंगे, वहाँ की जनता से जाके पूछिएगा, वो जो कहेंगे वो आपकी सच्चाई है, वो सर्टिफिकेट है। अगर आज की तारीख में मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, नोएडा में, प्रयागराज में, आजमगढ़, जौनपुर, जहाँ जहाँ भी मैं पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ जो जनता कहेगी वही सच्चाई है। बाकी तो हम अपने बारे में बोलना भी नहीं चाहिए, और बोलेंगे तो देन देयर इज नो, सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रहता। तो जनता को कितना एक्सेसिबल रहते हैं आप? कोई भी आपसे आराम से आके मिल सकता है जब आप DM होते हैं? यस, दैट आई हैव ट्राइड। मतलब मैं तो हमेशा ये कोशिश किया हूँ कि बस सिंप्लिसिटी में, और फाइनली क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम तो उस जगह से आए हैं कि मोटरसाइकिल एक छोटे से हॉस्टल कमरे से अगर आए हैं, तो ये तो पैर ज़मीन पे रहती है। और हमेशा कोशिश यही रही है कि जहाँ जहाँ रहे, और DM रहे हो, कहीं और रहे हो, तो कोई भी आके मिलते भी है। और आज की तारीख में भी मतलब हज़ारों लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मेरी मुलाकात हो जाती है, तो इन दैट सेंस लोगों का प्यार हमेशा ही मिलता है। चलिए, अब बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट टाइम की एक लिमिट होती है, तो लास्ट में मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप बताइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है? चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ब्यूरोक्रेसी या स्पोर्ट्स? ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट एंड देन स्पोर्ट्स। दैट वाज डिप्लोमेटिक। कर्नाटक या यूपी? अब तो मैं यूपी का दामाद हूँ, आप घर में झगड़ा लगवाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स? ओलंपिक्स। फेवरेट चीट फूड? क्योंकि मुझे पता चला आप बहुत डाइट कॉन्शियस हैं। हाँ, डाइट कॉन्शियस तो मैं बहुत हूँ। बहुत अगर जब चीट करना होता है, बहुत चीज़ें खा लेता हूँ, कि जैसे बास्केट चाट अभी खाए थे, और चाट्स मुझे बहुत पसंद है, और डोसा और बहुत खा लेता हूँ जब खाना है। अच्छा, बैडमिंटन के अलावा आपकी फेवरेट टाइम पास एक्टिविटी क्या है? मैं एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, फिजिक्स में बहुत पढ़ता हूँ, एंड दैट इज़ माय पैशन टू लर्न। तो घर में टेलीस्कोप वगैरह? टेलीस्कोप तो नहीं है, बट बहुत सारे किताबें आपको मिलेगा घर में, कि एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में। ओह, तो इतने बिजी शेड्यूल में आप फिल्म या OTT कुछ देखते हैं क्या? किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं? ट्रैवल के टाइम पे मैं देखता हूँ, जैसे मैं अगर गाड़ी में हूँ या अगर कहीं फ्लाइट में रहता था, तो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम में जो थ्रिलर्स है, मूवीज़ है, वो मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, तो जब टाइम मिलता है तो देखता हूँ। म्यूजिक किस तरह का सुनना पसंद करता है, इफ एट ऑल पसंद करता है? बहुत मैं सुनता हूँ म्यूजिक, तो मैं एक तरह से कि बहुत डाइवर्स म्यूजिक सुनता हूँ, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्समैन के लिए चाहिए ही होता है कि आपको अलग अलग टाइम के लिए मूड के हिसाब से म्यूजिक सुनते हैं। और मैं ओलंपिक्स में भी जब प्रैक्टिस या मैच में भी जाने से पहले या ट्रेनिंग के टाइम पे, तो अलग अलग जॉनर का म्यूजिक मेरे पास डाउनलोडेड है। बट फिर भी कौन सा? मेरे पास जैसे मोटिवेशनल म्यूजिक बहुत है, वो मैं बहुत सुनता हूँ। और जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ, तो जैसे एक बहुत पुराना इंग्लिश गाना है, एंजॉय योर लाइफ करके है, सो वो सुनता हूँ। तो उस टाइप का कि अलग अलग जॉनर का मूड क्या है, डोंट वरी बी हैप्पी टाइप। हाँ, यस। आपका फिटनेस मंत्रा?
चीनी कम, तेल कम और एक्सरसाइज एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 आवर। ओह, तो एक्सरसाइज में आप क्या जिम या योगा क्या प्रेफर करते हैं? कार्डियो मस्ट एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, देन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये सब लोग कर सकते हैं, ये इसके लिए कोई एथलीट होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा उसके बाद तो लोग खुद ही कहेंगे कि आप इतना फिट हो गए। लाइफ मंत्रा? लाइफ मंत्रा, आप काम करते रहिए, बाकी जो है डेस्टिनी के ऊपर भरोसा रखिए, वो कभी ना कभी आपको वो चीज़ ला के देगी जो आप चाहते हैं। अब पूछती हूँ, सक्सेसफुल मैरिज मंत्रा? मुझे लगता है कि अपने आप को फाइनली मैरिज इज ऑल्सो नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड, आप दूसरे की जगह पे होके देखिए कि वो आखिर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। अगर ये सोच लिया तो फिर आप झगड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आपका झगड़ा नहीं होता? नहीं, झगड़ा होता है तो फिर उस वक्त ये सोचेंगे ना कि झगड़ा हो क्यों रहा है, अच्छा वो जो बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। क्या बात है एलवाई सुहास, इट वाज, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतना मोटिवेशन मिला है। मेरे ख्याल से पूरी बातें तो मोटिवेशन वाली हो गई, बट चलते चलते अगर फिर भी आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्टली, तो वो क्या होगा? मैं यही बताऊंगा कि देखिए, हम जिंदगी में इतना सोचे नहीं थे कि यहाँ तक सफ़र ले आएगी। अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। मैं 2 लाइनें जो मुझे मोटिवेट करती है कि वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये शायरी मेरी नहीं है बट ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चिराग को जलाए रखिए और गो आउट एंड गेट इट। जो आपको ज़िंदगी में चाहिए कोशिश करिए, बाकी जो देगा ईश्वर देगा, कायनात देगी। जो हम डिज़र्व करते हैं वो तो कभी ना कभी दे ही देगी। थैंक यू। क्या बात है। शुक्रिया तो है ही, लेकिन कुछ छोटे छोटे तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए हैं। सो नहीं सकते। वाह, थैंक यू, वेरी नाइस। दिस यू विल स्पेशली लाइक। हमने ग्रेटिट्यूड डायरीज बनाई है अपने गेस्ट के लिए। ये ना छिंदवाड़ा में, एमपी में आदिवासी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करने की आर्टिस्ट है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। तो ये स्टॉल है आपके लिए। ये हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, स्लीपवेल फाउंडेशन। अच्छा। उन्होंने एक बड़ी सुंदर डायरी अच्छा स्टॉट में। ये हमारे झांसी का एक स्टार्टअप है। अच्छा। उन्होंने मासुलाइम, उन्होंने एक अच्छा, शावा पुडिंग भेजी है। ये तो पूरा ही भर दिया, झोली भर दिया आपने। ये एक बहुत सुंदर प्लांटर है हैंडीक्राफ्टियन की तरफ से। तो इसमें अच्छा। आप तुलसी या कुछ छोटा सा अपने ऑफिस टेबल पर लगा सकते हैं। तो आप किसी के साथ भी कोई अच्छी डीड करें ना, उसको एक कार्ड दीजिएगा। अच्छा, कि भाई अब तुम किसी का भला किसी करना, का मैंने भला तुम्हारा करना। भला किया है, अब Very तुम nice। किसी का भला। ये आपके लिए। थैंक यू।